नमस्कार सभी को। मैं सेल्फ डॉक्टर रमेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के अनुसार इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सेकेंड पेपर का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने यानी इसकी भारतीय संविधान की लोक प्रभुता पर आधारित संविधान, निर्मित लिखित संविधान, व्यापक संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी आदि विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। इसके आगे हम अब इसकी और प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। पंथनिरपेक्ष राज्य क्या है? प्राचीन भारतीय राजनीति मुस्लिम काल से धार्मिक राज्य या ब्रिटिश शासनकाल के धर्म विभेद की नीति के अंतर्गत शासन में ब्रिटिश धर्म को प्रमुख स्थान दिया गया था। जब हम प्राचीन भारत में यहाँ मुस्लिम काल था और ब्रिटिश काल था, तब भी यहाँ मुस्लिम धर्म को यानी विशिष्ट धर्म को प्रमुखता दी जाती थी। यानी कि जब मुस्लिम काल था तब मुस्लिम धर्म को, ब्रिटिश काल में धर्म विभेद की नीति को अपनाया गया था। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणामों से परिचित थे। वे यह जानते थे कि धार्मिक विभेद ने देश की एकता को आघात पहुंचाया है और नई प्रजातंत्र की सुदृढ़ नींव समस्त प्रजाजनों के विश्वासों के आधार पर ही रखी जा सकती है। अंत में उन्होंने परंपराओं के विरुद्ध जाकर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया। यह धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करके धर्मनिरपेक्षता को और बल प्रदान किया। यानी मूल संविधान में पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन 42 संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 11 मार्च 1993 के निर्णय में कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल अवधारणा है, संविधान का एक आदर्श है, एक लक्ष्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अगर तुम्हारे अति लघुतरात्मक शब्दों में आ जाए तो क्या लिखना है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, राज्य के द्वारा धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आगे MC शीतलवाड़ का कहना है कि पश्चिम की उदारवादी प्रजातांत्रिक परंपरा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, वरन यह धार्मिक मामलों में तटस्थ है। डोनाल्ड E. स्मिथ के अनुसार धर्मनिरपेक्षता तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो व्यक्ति से नागरिक होने के नाते संबंधित है, किसी धार्मिक भावना के आधार पर नहीं, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं, न किसी धर्म में आक्षेप करता है, न इसका प्रचार करता है, बल्कि संस्थाओं और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। बैक्ट्रमन के शब्दों में धर्मनिरपेक्ष राज्य न धार्मिक है न अधार्मिक है, न धर्म विरोधी है, परंतु धार्मिक कार्य सिद्धांतों से सर्वथा पृथक है। इस प्रकार धार्मिक मामलों में पूर्णतः तटस्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता, न ही धर्म के प्रति उदासीन रहता है, परंतु उसके द्वारा धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा को स्पष्ट करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म समान हैं। सर्वधर्म सद्भाव, सभी धर्मों के प्रति सद्भावना। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी रूप में धार्मिक कट्टरता एक दूसरे के नितांत प्रतिकूल स्थितियां हैं। यद्यपि मूल संविधान में कहीं पर भी भारत को स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया है, फिर भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिनके कारण इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का रूप प्राप्त हो जाता है।
प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास, पूजा की स्वतंत्रता दी गई है। यानी भारतीय संविधान में कहीं स्पष्ट रूप में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया, लेकिन भारतीय प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास, पूजा की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग इनमें से किसी के आधार पर अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान ने उपबंधित किया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण की, धर्म के अबाध मानने, आचरण, प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। संविधान ने धार्मिक अल्पमतों को आश्वासन दिया कि वे अपनी भाषा की रक्षा कर सकेंगे और उन्हें अपनी इच्छा की संस्थाएं संचालित करने का अधिकार होगा। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी विभाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, उनके प्रबंधन करने का, चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व अर्जन का पूर्ण अधिकार होगा। यानी प्रस्तावना में और मूल अधिकारों में पंथ निरपेक्ष राज्य की झलक दिखाई देती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक दो भ्रांतियों को दूर कर लिया जाना चाहिए। पहली क्या भ्रांति है कि धर्मनिरपेक्षता के आदर्श में यह बात निहित है कि यदि धार्मिक संस्थाओं, स्थानों का प्रबंधन सार्वजनिक हित व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है, धार्मिक स्थान समाज विरोधी तत्वों के आश्रय स्थल बन जाते हैं, तब राज्य के द्वारा इन धार्मिक स्थलों, संस्थाओं के प्रबंधन में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगर वे समाज विरोधी तत्वों का आश्रय स्थल बनते हैं या उन संस्थाओं का प्रबंधन करते हैं या मतलब सार्वजनिक हित में या व्यवस्था में बाधा पहुंचाते हैं, तो राज्य इनमें हस्तक्षेप कर सकता है और किया भी जाना चाहिए। दूसरा है, धर्मनिरपेक्षता का आदर्श किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। क्या करता है? धर्म विशेष से जुड़ी हुई धार्मिक शिक्षा का विरोध करता है, नैतिक शिक्षा का निषेध नहीं करता। छठी विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन दोनों का समन्वय है। भारतीय संविधान में जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो कुछ प्रावधानों में कठोरता से और कुछ प्रावधानों में लचीलेपन से किया जा सकता है, यानी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? संशोधन प्रणाली के आधार पर। एक तो कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता। संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उपयुक्त दृष्टि से भारतीय संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन की भी आवश्यकता है। अब वो कौन कौन से हैं जिनमें इसकी आवश्यकता पड़ती है? जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और राज्य इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि संशोधन की उपयुक्त प्रणाली निश्चित रूप से कठोर है। लेकिन संविधान निर्माताओं द्वारा पारिभाषिक दृष्टि से कठोर संविधान का निर्माण किए जाने पर भी इस बात को ध्यान में रखा गया कि तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान में बहुत जल्द ही किसी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान के संशोधन की पद्धति उतनी जटिल नहीं जितनी कि अमेरिका व अन्य संघीय राज्यों के संविधान की संशोधन पद्धति है। कुछ विषयों में तो संविधान संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाता है, यानी कुछ विषयों में तो कठोर होता है और कुछ में साधारण बहुमत से संशोधित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप नवीन राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय नागरिकता के अर्थ का परिवर्तन आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इसी प्रकार भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है और न अमेरिकी संविधान की भांति अत्यधिक कठोर है। सातवीं विशेषता है संस्थात्मक शासन प्रणाली, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध की दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो भारत उनमें भी संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया है।
इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता यानी संसदीय शासन प्रणाली में शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है। तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल तो केवल संवैधानिक प्रतिनिधि होते हैं, वे अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का कारण यह है कि एक तो संसदीय शासन प्रणाली की क्रियान्विति सरल होती है। भारत के लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांत और व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। एक तो ये सरल है, दूसरी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनका व्यवहारिक ज्ञान पहले ही प्राप्त कर चुके थे। लोक प्रभुता की दृष्टि से भी संसदीय शासन प्रणाली उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में कहा था कि संसदीयात्मक शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद तो होता ही है, इसके साथ ही दिन प्रतिदिन भी इसका मूल्यांकन होता रहता है। इसलिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र व राज्य सरकारों में विभाजित कर दी हैं, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। संविधान लिखित बहुत अधिक सीमा तक कठोर है, इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। यानी भारतीय संविधान जो संघात्मक व्यवस्था उसकी 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक तो यह होती है कि संविधान लिखित होना चाहिए और साथ ही वह सर्वोच्च होना चाहिए, और जो उच्चतम न्यायालय हैं वो उसको भी सर्वोच्चता प्राप्त होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। भारत में इसको भी अपनाया गया है, और केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, ये भी भारत में है। इसलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनमें इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे कि इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन आदि कौन से हैं? एकात्मक शासन की ओर संकेत देते हैं, ऐसे लक्षण हैं। अंत में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है। भारत में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के इन एकात्मक लक्षणों के आधार पर प्रोफेसर कैसी विहर तो कहते हैं कि भारत का नया संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कतिपय संघीय विशेषताएं हैं, न कि यह ऐसा संघात्मक राज्य है जिसमें कतिपय एकात्मक विशेषताएं हो। तो क्या कहता है? अर्धसंघ कहता है। इसी प्रकार दुर्गादास बसु ने भी कहा है, भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है न एकात्मक है, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। यह एक नवीन प्रकार का संघ है। यद्यपि इन संबंध में प्रोफेसर वियर और बसु के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिनके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को मूल रूप में एकात्मक या अधिक से अधिक अर्धसंघात्मक कहा गया है। लेकिन यह तथ्य है कि भारतीय संविधान एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए संविधान सभा में कहा है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यानी पूर्ण संघ नहीं है, एक तरह से कठोर संघवाद नहीं है। हमारे यहाँ जो संघवाद है वह एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। 9वीं विशेषता है संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जो भारतीय संविधान है उसमें संसद की प्रभुता यानी संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता दोनों को स्वीकार किया गया है।
भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इंग्लैंड में क्या है, संसद की सर्वोच्चता है और वहाँ संसद के द्वारा बनाए हुए कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है। न्यायालय क्या है, संविधान का रक्षक और अभिभावक है। और न्यायालय संघीय व्यवस्था अर्थात कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण कर यह निश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है तो नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाली विधि या आदेशों को उसके द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। इसके कारण अमेरिका में न्यायपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। यानी अमेरिका में वहाँ की कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। इसीलिए वहाँ न्यायपालिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। इसलिए अमेरिका में तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता को अपनाया गया है और ब्रिटेन में संसद की प्रभुता को। लेकिन भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, उन विधियों आदेशों का वैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो। इन दोनों चीज़ आ गई। संसदीय व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। संघीय व्यवस्था के आदर्श को अपनाकर न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और विधियों आदेशों का वैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो। न्यायालय के इस अधिकार के साथ ही संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। यानी संसद न्यायपालिका की शक्तियों को भी सीमित कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा न तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुता को स्वीकार किया गया, नहीं अमेरिका की भांति न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, वरन उपयुक्त दोनों पद्धतियों के बीच की प्रणाली को अपनाया गया है। दुर्गादास बसु के शब्दों में संविधान ने अद्भुत ढंग से अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत व इंग्लैंड के संसदीय प्रभुता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया है। 1993, 2010 ईस्वी के वर्षों में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म के आधार पर न्यायपालिका ने पहले से कुछ अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। 1993 से लेकर वर्तमान तक इस न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका ने पहले से और अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। यानी 1993 में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता को अपना लिया है। ओके बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल इससे आगे की विशेषता यानी मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य आदि का अध्ययन करेंगे और इनको अच्छी तरह पढ़ना। भारतीय संविधान की विशेषताओं के निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकता है, लघुत्तरात्मक, अधिलघुत्तरात्मक। इसकी एक एक विशेषता इम्पोर्टेंट है, हर विशेषता को ध्यान से पढ़ना है। तुम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ लोगे तो इससे तुम्हें पूरे भारतीय संविधान का एक बेसिक यानी आधारभूत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यानी इसी से हमें पूरे संविधान का पता चल जाएगा कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, कौन कौन से मूल उद्देश्य व लक्ष्य को अपनाया गया है। यानी जो हमने प्रस्तावना में पढ़े हैं ज़्यादातर वही विशेषताएं इसी में हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो हमने उसमें पढ़े वो यहाँ पढ़ेंगे, तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर साथ साथ पढ़ना है। कि जैसे उसमें हमने स्वतंत्रता समानता पढ़ी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, यही हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं बन जाती हैं।
यही भारतीय संविधान के मूल लक्ष्य व उद्देश्य है। इनको तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, यानी इनकी विशेषताओं को अच्छी तरह से अध्ययन करना है। एक एक विशेषताएँ लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक पूछी जा सकती हैं और इसकी जो प्रमुख विशेषता है और निबंधात्मक क्वेश्चन में, यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक्स।